Hi everyone, welcome to my channel CS Legal World. So today we are into our fifth part of this junction that we are following, that is scanner question for the chapter number 1, Judicial and Administrative Framework of the topic Drafting, Pleading and Appearances. So let's understand question क्या है, आंसर कैसे करना है, हिंदी में समझते हैं. क्वेश्चन ये, द सिस्टम ऑफ अपील प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू करेक्ट जुडिशियल ऑर्डर्स which otherwise would operate unjustly. Elaborate with relevant provisions under the Civil Procedure Code 1908 and the Criminal Procedure Code 1973. सो बेसिकली बोला ये है कि जो सिस्टम है ना ये अपील करने का, ये एक अपॉर्चुनिटी देता है टू करेक्ट जुडिशियल ऑर्डर्स विच अदरवाइज वुड ऑपरेट अनजस्टली. अगर एक बार में ही फैसला हो गया एंड लेट्स अज्यूम दैट कि वो गलत तरीके से हुआ, अनजस्ट तरीके से हुआ, सो डू यू थिंक कि अपील जो है वो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है सो दैट जस्टिस मिल सके. एलैबोरेट करो with relevant provision for this in civil procedure code and criminal procedure code. So let's understand अभी इसका आंसर लोग ने लिखा कैसे है. सो सीपीसी में बोला है दैट प्रोवाइड्स द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ अपील, कि सीपीसी में सिविल प्रोसीजर कोड में आपको ये टाइप्स ऑफ अपील मिलता है, दैट इज अपील्स फ्रॉम ओरिजिनल डिक्रीज, सेकेंड अपील, एंड देन देयर इज अपील फ्रॉम ऑर्डर्स. ओके, सो द थर्ड वन इज अपील फ्रॉम ऑर्डर्स. Here you go. Here you can see appeals from orders, and the fourth one is appeal to Supreme Court. Here you go. Appeal to Supreme Court of India. These are the options that we have got, and criminal procedure code is very simple. यहाँ पे appeal to session court and to the high court are largely governed by the same set of rules and procedure. Then the high court being the highest appellate court within the state has been given this. And then article 134 of the constitution of India deals with appeals in criminal cases. तो यहाँ का अलग है और इफ़ यू सी तो यहाँ का अलग है. तो अब सीपीसी में अगर बात करेंगे तो बहुत ये तो कॉमन है, ये तो अपने को भी पता है कि ओरिजिनल डिग्री जो मिलती है उसमें अपील कर सकते हैं, सेकंड अपील कर सकते हैं, एंड देन अपील्स फ्रॉम ऑर्डर्स जो आते हैं उस पर अपील कर सकते हैं, एंड देन सुप्रीम कोर्ट को कर सकते हैं. राइट है. अच्छा, तो ओरिजिनल डिक्रीज पे अपील करना, मतलब ये सेक्शन याद करके चलोगे तो मेरे ख्याल से तो अच्छा ही है. मतलब नाउ वी आर इन प्रोफेशनल्स, क्वेश्चंस आएंगे. आईसीएसआई का कैसा सीन चल रहा है, छोटी छोटी चीज़ों पे मार्क्स कट करके दे दे रहे हैं. अपने एंड से जितना पॉसिबल होगा वो तो हम कर ही सकते हैं ना. सो दिस आई थिंक वी शुड रिमेंबर, दैट इज अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्रीज. उसमें आ जाता है सेक्शन 96, रीड विथ ऑर्डर. ये मेरे को थोड़ा डिफिकल्ट होता है यार, ये XLI इसको क्या पढ़ते हैं, आई डोंट नो. किसी को आता होगा तो कमेंट में बता देना. मतलब आई एम वेरी वीक इन दिस रोमन लेटर्स. आई मीन 10 20 30 तक तो आई अंडरस्टैंड, बट ये LI वेलाई इज लाइक ओ माई गॉड. ठीक है. सो दिस इज अपील्स फ्रॉम ओरिजिनल डिक्रीज, सेक्शन 96 ऑर्डर XLI. अपील्स फ्रॉम ओरिजिनल डिक्रीज में बोला है दैट अपील शैल लाई फ्रॉम एवरी डिक्री पास्ड बाय एनी कोर्ट एक्सरसाइजिंग ओरिजिनल jurisdiction to the court authorized to hear appeals from the decision of such court on point of laws as well as fact. No appeal may lie from an original decrees passed ex parte. कि अगर कोई डिक्री जो है, नो अपील में लाए फ्रॉम एन ओरिजिनल डिक्री. अगर सबसे पहले तो एक्स पार्टे क्या होता है, एक्स पार्टे मतलब किसी एक के फेवर में कर दिया है, सेकंड वाले को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड भी नहीं दिया है, सेकंड वाले को सेकंड वाला आया ही नहीं कोर्ट में. यू अंडरस्टैंड. तो तब ये सारे केसेस में एक्स पार्टी डिग्री पास हो जाती है. तो आप ऐसे एक्स पार्टी जहाँ पे डिग्री पास हो गया है वहाँ पे आप अपील नहीं कर सकते हो. नो अपील शैल लाई फ्रॉम अ डिग्री पास बाय द कोर्ट विद द कंसेंट ऑफ पार्टीज. ठीक है, मतलब अगर पार्टीज का कंसेंट ही नहीं है, नो अपील शैल लाई फ्रॉम अ डिग्री passed by the court with the consent of the parties. No appeal shall lie from a decree passed by the court. मतलब ऐसा कोई डिग्री कोर्ट ने पास किया है जिसमें दोनों पार्टीज का कंसेंट था, दोनों पार्टीज वर रेडी, ओके ठीक है ये डिग्री है, ठीक मतलब ये डिसीजन है, ठीक है वी बोथ आर ओके विद दिस. अब पहले आप उस कोर्ट में बोल रहे ओके हम पार्टीज दोनों पार्टीज कंसेंट दे रहे, ठीक है चलेगा कोई दिक्कत नहीं है. भाई उसके बाद आप जाके अपील कर दे रहे हो तो दिस इज नॉट फेयर ना. दिस समथिंग दैट यू वेस्टिंग कोर्ट्स टाइम. सो अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्रीज में 3 पॉइंट क्या आ गया,
देखो 2 पॉइंट तो बहुत ईज़ी है, अगर पार्टीज़ ने कंसेंट दे दिया है फिर जाके अपील कर रहे हैं, पॉसिबल नहीं है, ठीक है? एक्स पार्टी डिग्री पास हो गई है, उसमें अपील करना चाहते हो, पॉसिबल नहीं है। अपील कहाँ आप कर सकते हो? हर डिग्री में जो कोर्ट ने पास किया होगा, प्रॉपर प्रोवाइडेड ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन होगा कोर्ट का। तो ये वाली जो चीज़ें हैं वो आप फैक्ट के बेस पे हो या लॉ के बेस पे हो, वहाँ पे आप अपील कर सकते हो कि सारी चीज़ें बराबर है, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के हिसाब से एक्सरसाइज़ किया था कोर्ट ने अपने पावर्स एंड यू नो कोर्ट जो है वो ऑथराइज्ड टू हियर अपील्स है फ्रॉम द डिसीजन ऑफ सच कोर्ट। तो पॉइंट ऑफ लॉ या पॉइंट ऑफ फैक्ट के बेस पे वो कर सकता है, फेयर इनफ। सेकंड अपील में बोला है, सेकंड अपील क्या है बेटा देखना। Second appeal lie to the High Court from every decree passed. Second appeal lie to the High Court from every decree passed in appeal by any court subordinate to the High Court if the High Court is satisfied that the case involves a substantial question of law. An appeal may lie from an appellate decree passed ex parte. Okay. The memorandum of appeal shall precisely state the substantial question of law involved in the appeal. देखो जब हम ओरिजिनल डिग्री पे हम अपील करने की कोशिश करें तो वहाँ पे क्लियरली मेंशन था कि एन अपील में लाए फ्रॉम एन ओरिजिनल डिग्री। ओ माय गॉड, आई एम सो डैम सॉरी। तो यहाँ पे नो अपील में लाए नहीं था, एन अपील में लाए, मतलब अगर एक्स पार्टी डिग्री पास कर दी है तो आप अपील कर सकते हो। सिमिलरली सेकंड अपील में भी अगर एक्स पार्टी कोई डिग्री पास कर दी है तो आप अपील कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पहला पॉइंट बोला है कि सेकंड अपील, देखो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। तो मेरे, एज आई टोल्ड यू इन अर्लियर वीडियोज ऑल्सो, मेरे डैड का भी केस चालू है टू हिज ब्रदर फॉर सम प्रॉपर्टी रिलेटेड थिंग। नाउ द प्रॉपर्टी रिलेटेड भी क्या, उन्होंने हमारे घर के सामने बाउंड्री बना दी है, दैट्स वेरी शेम ऑन देम, बट ठीक है, नो वरीज। तो अब दिक्कत ये है कि सबसे पहले एक तो ये कोर्ट के चक्कर, लाइक सीरियसली इट्स बीन टू लॉन्ग एंड वी आर सो फेड अप राइट नाउ, बट ठीक है। तो सबसे पहले हमने एसडीएम के पास कंप्लेंट किया, मतलब ऑब्वियसली तहसीलदार, देन तहसीलदार से यू गो टू, पहले तो पुलिस कंप्लेंट होती है, फिर तहसीलदार के पास जाते हो, एसडीएम दैट इज़ एसडीएम के पास जाते हो। उसके बाद एसडीएम अगर लगता है एसडीएम को केस अपने आप ही बंद कर सकता है, या तो फिर अगर ठीक है, अगर वो बोल रहा है अभी आप जा सकते हो कोर्ट के पास। कोर्ट के पास जब आप गए, जब आपको छोटे कोर्ट के पास जाओगे, छोटे कोर्ट के पास जब आप गए तो उसके बाद आप अपील कर रहे हो लेट्स से, तो पहला अपील आप हाई कोर्ट में नहीं कर सकते हो कभी भी। पहला अपील आपका मतलब जो कोर्ट में आपने डिग्री पास, जो कोर्ट में आप गए थे उससे एक बड़े कोर्ट में आप कर सकते हो। हाई कोर्ट में कभी भी सेकंड अपील होती है। सो सेम थिंग हैज़ हैपेंड इन माय फादर्स केस ऑल्सो, सेकंड अपील हैज़ बीन हैपेंड टू हाई कोर्ट। So second appeal lie to the High Court from every decree passed by appeal by any court. देखना, second appeal lie to the High Court from every decree passed in appeal by any court subordinate to the High Court if the High Court is satisfied that the case involves a substantial question of law. यहाँ पे भी substantial question, भाई अपील भी आप तभी कर सकते हो, अपील तो आपने तो कर दी, कोर्ट को भी हाँ बोलना चाहिए। इट्स अ टू वे थिंग। फिर है कि एज आई सेड एक्स पार्टी डिग्री है तो अपील कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। द मेमोरेंडम ऑफ अपील शैल प्रिसाइजली स्टेट द सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व इन द अपील। एज आई सेड क्वेश्चन ऑफ लॉ, क्योंकि हाई कोर्ट फुकट नहीं बैठा है ना यार, क्वेश्चन ऑफ लॉ के बेस पे आप जाओ हाई कोर्ट के पास, नहीं मना कर पाएगा। फिर है अपील्स फ्रॉम ऑर्डर्स। तो सेक्शन देखो सबसे पहले सेक्शन था आपका 96 था, सेकेंड अपील 100 से 103 है, एंड अपील्स फ्रॉम ऑर्डर दैट इज 104 to 108। दिस इज, आई डोंट नो, if anybody knows please let me know, XL triple I, otherwise I'll have to google this. I think it should be somewhere around, like I am not sure where it should be, but ठीक है, let it be, let it be, ठीक है। I hope this is visible now। Appeal to Supreme Court of India, Section 109 CPC, read order this is this, along with articles 130 to 135 of the Constitution, appeals to the Supreme Court। तो ऑर्डर 45 जो है सीपीसी का, प्रोसीजर फॉलोड इन अपील्स टू द सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 132 एंड आर्टिकल 133, ठीक है। आर्टिकल 132 इज फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, of course article 132 and 133 is both from constitution of India। तो appellate jurisdiction of Supreme Court in appeals from High Court in certain cases,
कि हाई कोर्ट में आपने कोई केस फाइल किया है, आपको लगता है कि हाई कोर्ट इसका जवाब नहीं दे पाया है, या हाई कोर्ट को लगता है ये सुप्रीम कोर्ट को रिफर करना चाहिए, देन इट विल गो टू सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। आर्टिकल 133 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अपील्स इन सिविल केसेस, कि सिविल केसेस के केस में भी आर्टिकल 133 पे आप अपील कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट को। तो हमने क्या क्या पढ़ा, सीपीसी के केस में अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्रीज हो सकती है, सेकंड अपील हो सकता है, अपील फ्रॉम ऑर्डर्स हो सकता है, एंड अपील टू सुप्रीम कोर्ट हो सकता है, ठीक है। फिर है द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 प्रोवाइड्स फॉर द फॉलोइंग ऑफ द अपील्स। इसमें बहुत सिंपल बोला है सीआरपीसी में 1973 में, कि अपील आप सेशन कोर्ट को कर लो, हाई कोर्ट को कर लो, आर लार्जली गवर्न बाय द सेम सेट ऑफ रूल्स एंड प्रोसीजर, ठीक है। सेम सेट ऑफ रूल्स एंड प्रोसीजर के हिसाब से आपको सेशन कोर्ट एंड हाई कोर्ट में आप कर सकते हो। द हाई कोर्ट बीइंग द हाईएस्ट एपेलेट कोर्ट विद इन अ स्टेट, देखो विद इन अ स्टेट तो देखो सुप्रीम कोर्ट तो एक ही होता है जो दिल्ली में बसा हुआ है, ठीक है, बट विद इन अ स्टेट आपका हाईएस्ट कोर्ट कौन सा है, ऑफकोर्स सुप्रीम कोर्ट। So the High Court, being the highest appellate court within a state, has been given primacy in many cases where appeal is permissible. Thus, district and session court and high courts, district, session and high courts are the most common appellate forums. ठीक है। आर्टिकल 134 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, देखो वहाँ पे आर्टिकल 132 था, 133 था, यहाँ पे 134 आ रहा है, डील्स विथ अपील्स इन क्रिमिनल केसेस। देखो 133 इज फॉर सिविल केसेस, ठीक है, दैट्स व्हाट इट इज, या अपील्स इन सिविल केसेस। 134 is appeals in criminal cases. So the appeal has to be preferred within prescribed limitations period before the appellate court. The limitation period for appeal to High Court is 90 days and appeal to District Court is 30 days. If the period of limitation is expired, then application for condonation of delay so is required to be moved. मतलब application for condonation of delay पे आप दे सकते हो. This is about CRPC वाला question. So abhi if we go and move back to this question, that is the system of appeal provides an opportunity to correct judicial orders which otherwise would operate unjustly. तो इसमें क्वेश्चन देखो ठीक है, घुमा फिरा के कुछ समझ नहीं आ रहा, बट इफ़ यू सी आंसर्स, तो आंसर्स कितने स्ट्रेटेजिकली फ्रेम्ड है। तो इफ़ यू आर डूइंग स्कैनर्स के क्वेश्चन, इट बिकम्स ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड हाउ यू आर गोइंग टू बी आंसरिंग दैट क्वेश्चन। बिकॉज इफ़ यू सी, तो ये 2022 में आ चुका है जून के एग्ज़ाम में। मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट आई हैव सीन इज कि 2019 का पेपर पे 2022 में हाँ बहुत सारे क्वेश्चन आए। आई सजेस्ट यू कि अगर आप आईसीएसआई का कुछ गाइडलाइंस आंसर करके जा रहे हो तो 2019 आई सजेस्ट यू डू इट, 2020 आई सजेस्ट कि एक बार आंसर्स देख के जाना, एंड यू कैन डू 21 एज वेल। 22 का करके कुछ मतलब नहीं, इतना रिपीटेड क्वेश्चन डालेंगे नहीं, तो 19, 20 एंड 21 इज सजेस्टेड। सो ओके, सो या द कोड ऑफ सिविल सीपीसी में क्या था, अपील्स फ्रॉम ओरिजिनल डिक्रीज, अपील अपील्स फ्रॉम ओरिजिनल डिक्रीज, सेकेंड अपील, अपील फ्रॉम ऑर्डर्स, एंड देन अपील टू सुप्रीम कोर्ट। और सीआरपीसी में इतना ही बता था कि आप सेशन कोर्ट में अपील कर लो, हाई कोर्ट में अपील कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हाई कोर्ट की थोड़ी सी तारीफ कर दी थी कि स्टेट में हाईएस्ट एपेलेट कोर्ट यही होता है जहाँ पे अपील इज परमिसिबल। सॉरी, दस डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स आर द मोस्ट कॉमन एपेलेट फोरम। तारीफ की और कुछ नहीं बताया। आर्टिकल 134 में आप क्रिमिनल केसेस पे अपील ले सकते हो, दैट इज अबाउट 134 डेज। इसमें भी हाई कोर्ट का लिमिटेशन ऑफ पीरियड इज 90 डेज एंड अपील टू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इज 30 डेज। ओके ओके, नाउ नेक्स्ट इज डिस्टिंग्विश बिटवीन रेफरेंस एंड रिव्यू एप्लीकेशन इन अ हाई कोर्ट। देखना अभी ये क्वेश्चन कभी आया था बेटा, लेट मी सी दिस, 2011 में आया था। So, of course, the next is distinguish between reference and review application in a high court. Reference क्या होता है और review क्या होता है, we'll understand this. Section 113 and order XLV, I've just googled it on बोल रही हूँ, I've just googled it and it is as I said बराबर था, XL is 40, VI is 6, so this is 46 of Civil Procedure Code 1908 deals with reference, ठीक है। Section 114 order 47 of the CPC deals with review, which is very good. रेफरेंस और रिव्यू में पहला डिफरेंस तो ये आ जाता है कि ये 113 वाले सेक्शन का है, ये 114 वाले सेक्शन का है। ऑर्डर 46, ये ऑर्डर 47, विच इज़ वेरी गुड, वेरी इजी।
Now, in reference, it is the subordinate court and not the party which refers the case to the High Court. In case of review, the application is made by the aggrieved party. देखो रिव्यू में बहुत सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ. जब भी मैच होता है, क्रिकेट मैच होता है, ठीक है, आपको लगता है कि ठीक है आउट हो गए, सामने वाला मानता नहीं है आउट है, तो आप बोलते हो ना रिव्यू कराओ रिव्यू कराओ रिव्यू कराओ. अग्रीव पार्टी ना, बिकॉज आप आउट हो, अंपायर नॉट आउट दे रहा है, तो अग्रीव पार्टी हो गए ना आप, क्योंकि आप बोल रहे हो आउट है, तो आप रिव्यू कराओगे. तो इसका मतलब ये है कि अग्रीव पार्टी जो है वो रिव्यू के लिए बोल रहा है, करेक्ट है. इन रेफरेंस इट इज़ द सबॉर्डिनेट कोर्ट एंड नॉट द पार्टी विच रिफर्स टू द केस टू द हाई कोर्ट. तो यहाँ पे क्या हो जाता है ना कि जो सबॉर्डिनेट कोर्ट है, उसको लगता है कि ये चीज़ में मेरे को समझ नहीं आ रहा, तब वो ये केस जो है या जो भी है, मतलब एक्स वाई ज़ेड किसी भी रीज़न से सबॉर्डिनेट कोर्ट जो है वो हाई कोर्ट को रेफ़रेंस करती है, रेफ़र करती है, एंड नॉट द, और पार्टी का इसमें कुछ लेना देना नहीं होता, तो इसमें सबॉर्डिनेट कोर्ट जो है वो हाई कोर्ट के साथ खेलती है. यहाँ पे जो अग्रीव पार्टी होता है वो रिव्यू के लिए बोलता है. द हाई कोर्ट अलोन कैन डिसाइड द मैटर्स ऑफ रेफरेंस, ठीक है. रिव्यू इज हर्ड बाय द कोर्ट विच पास द डिक्री और ऑर्डर अगेंस्ट विच रिव्यू लाइज. रेफरेंस इज मेड पेंडिंग अ सूट, अपील और एग्जीक्यूशन, ठीक है. ऑफ कोर्स रेफरेंस अब तब, सबॉर्डिनेट कोर्ट जो है वो रेफरेंस कब करने के लिए बोलेगी, जब सूट पेंडिंग है या अपील पेंडिंग है या एग्जीक्यूशन पेंडिंग है. खत्म होने के बाद रेफरेंस नहीं होगा, रेफरेंस बीच में होगा. एंड एप्लीकेशन ऑफ रिव्यू कैन बी मेड ओनली आफ्टर डिग्री और ऑर्डर इज मेड. एक बार आउट बोल दिया तब तो रिव्यू बोलोगे ना, ठीक है, तो जजमेंट तो दे दिया ना, या ऑर्डर तो दे दिया ना कि ठीक है आउट है, तब तो आप अग्रीव पार्टी आएगी ना, नहीं नहीं आउट नहीं है, तब तो आप रिव्यू के लिए बोलोगे. सो आई होप इतना क्लियर है. आई जस्ट सी इसके बाद भी है क्या, एक पॉइंट और है, पहले ये 4 पॉइंट अच्छे से रिविजन कर लेते हैं. सबसे पहले रेफरेंस एंड रिव्यू में पहला डिस्टिंग्विश ये कि ये सेक्शन 113 ऑर्डर 46 में आता है सीपीसी के, ये सेक्शन 114 ऑर्डर 47 में आता है सीपीसी के. रेफरेंस जो है वो सबॉर्डिनेट कोर्ट हाई कोर्ट को होती है, यहाँ पे पार्टीज का कुछ लेना देना नहीं होता. रिव्यू जो है वो अग्रीव्ड पार्टी करती है, ठीक है. हाई कोर्ट अलोन कैन डिसाइड द मैटर्स ऑफ रेफरेंस, ठीक है, कि कौन कौन से मैटर्स पे आप रेफरेंस दे सकते हो. रिव्यू इज हर्ड बाय द कोर्ट विच पास द डिक्री और ऑर्डर अगेंस्ट विच रिव्यू लाइज. तो रिव्यू सेम कोर्ट देगी जिसने डिक्री पास किया है अगेंस्ट विच रिव्यू लाइज. रेफरेंस इज मेड पेंडिंग, रिव्यू इज हर्ड बाय द कोर्ट विच पास द डिक्री और ऑर्डर अगेंस्ट विच रिव्यू लाइज, ठीक है. द हाई कोर्ट, ठीक है, ये वाला हो गया. रेफरेंस इज मेड, रेफरेंस तब आप सबॉर्डिनेट कोर्ट जो है रेफरेंस तब कर सकती है जब सूट पेंडिंग हो या फिर अपील पेंडिंग हो या एग्जीक्यूशन ही पेंडिंग हो, ठीक है. और यहाँ पे रिव्यू में क्या होता है, एन एप्लीकेशन फॉर रिव्यू कैन बी मेड ओनली आफ्टर द ऑर्डर इज मेड. एक बार आउट हो गया तभी आप रिव्यू कराओगे ना, अदरवाइज तो क्या ही ज़रूरत है, वैसा हो जाएगा. ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी. हाँ, सो द फिफ्थ वन इज the court shall refer the matter if it is necessary for the disposal of a case to decide a question about the validity of any act, ordinance, or regulation, and the court is of the opinion that the act, ordinance, and regulation is invalid or inoperative but has not been so declared by the High Court of the state or the Supreme Court. Review shall made if discovery of any new or an important matter, mistake or error apparent on the face of the record, any other sufficient reason. पहले रिव्यू पे जाते हैं. देखो रिव्यू कब कराते हैं, आप क्रिकेट मैच भी देखते होगे जब भी, तो सामने से दिख रहा है बंदा आउट हुआ है, अंपायर मानने की कोशिश नहीं कर रहा, दुनिया चिल्ला रही है बंदा आउट हो गया है, अंपायर मानने की कोशिश नहीं कर रहा, मतलब मिस्टेक और एरर अपेयर ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड. आर यू अंडरस्टैंडिंग, वो आ जाएगा. एनी अदर सफिशिएंट रीजन तो पता ही है. डिस्कवरी ऑफ एनी न्यू और एन इम्पॉर्टेंट मैटर, ये तभी होता है जब भी सूट में कोई भी ऐसा अचानक से बोलते हैं ना एविडेंस लेके आ जाते हैं लोग, कि या कोई नया मैटर सामने आ जाता है. दैट कैन बी अ पॉसिबिलिटी, दैट थ्री काइंड ऑफ थिंग्स कैन बी द पॉसिबिलिटी. रेफरेंस में क्या होता है ना, तो कोर्ट शैल रिफर द मैटर इफ इट इज नेसेसरी फॉर द डिस्पोजल ऑफ द केस टू डिसाइड अ क्वेश्चन अबाउट द वैलिडिटी ऑफ एन एक्ट. मतलब यहाँ पे क्या होता है ना, सबॉर्डिनेट कोर्ट को लग रहा है कि भाई ये एक्ट में ऐसे कैसे लिखा है, या ये ऑर्डिनेंस पास के इसमें ऐसे कैसे लिखा है यार, ये रेगुलेशन में क्या लिखा है,
एंड द कोर्ट इज ऑफ द ओपिनियन की एक्ट, ऑर्डिनेंस या जो भी रेगुलेशन है ये इनवैलिड है, इनऑपरेटिव है, बट अभी तक हाई कोर्ट ने इसको इनवैलिड डिक्लेयर नहीं किया है या सुप्रीम कोर्ट ने इसको इनवैलिड डिक्लेयर नहीं किया है। मतलब अकॉर्डिंग टू सबॉर्डिनेट कोर्ट ये रूल्स ऑर्डिनेंस रेगुलेशन गलत है, इसको सुधारो। हाई कोर्ट अभी तक आपने सुधारा नहीं है, तब सबॉर्डिनेट कोर्ट जाएगी हाई कोर्ट के पास, हाई कोर्ट प्लीज टेक इट दिस वे। सो आई होप यू गॉट इट नाउ। Now we'll do the 23rd question, which is here. I guess 27 question है, and as I said, this should be our last part. So I'll just hope कि हो जाए, देखते हैं. Okay. Review of a case means re-examination or reconstruction of its own decision by the same court. By the same court. अभी इसमें बेसिकली ये जानना चाहते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है वो बराबर है या नहीं है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है? ठीक है क्या भाई लोग? चलो सिंपल सी बात है यार। रिव्यू ऑफ द केस मीन्स री एग्जामिनेशन और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द ओन डिसीजन बाय द सेम कोर्ट एक्सप्लेन। So the objective of the right to review granted by CPC is to correct the error or any mistake made in the decision of the court. Right under section 114 of the CPC is substantial right, and the order 47 of the CPC will provide the details of the procedure. Right to review judgment is an exception to the latent term functus officto, right to review judgment. Okay. So section 114 of the CPC review subject as aforesaid, and any person considering himself aggrieved by a decree or order from which an appeal is allowed by the court, but from which no appeal has been preferred, by a decree or order from which no appeal is allowed by the court, by a decision on a reference from a court of small cause. Okay. Condition precedent for grant of review. So the conditions to invoke section 114 have been dealt with in order like 47. Rule 1 of the CPC, they are this discovery of new important matter or evidence. जो हमने डिस्कस किया था कि न्यू मैटर्स के बारे में कुछ एविडेंस दिख रहा है, या फिर मैटर मिस्टेक और एरर अपेयर इन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड एंड एनी अदर सफिशिएंट मैटर. So this is it. So we'll go through this again. Review of a case means re-examination or reconsideration of its own decision by the same court. Explain. So explain बोल दिया मतलब ठीक है, बराबर है सेंटेंस, ठीक है? तो या तो गलत भी हो सकता है, up to you to decide. So the objective of the right to review granted by CPC 1908 is to correct the error of any mistake made in the decision of the court. ठीक है? Right under section 114 of the CPC is substantial right, and the order 47 of CPC will provide the details of the procedure right to review judgment. So section 113 जो है बेसिकली वो आपको राइट, सेक्शन 114 का 46 आपको राइट दे रहा है, वेयर सेक्शन 114 का 47 जो ऑर्डर है वो आपको बता रहा है प्रोसीजर. Right to review judgment is an exception to this Latin term functus officio, which is fine. Section 114 of CPC review subject is aforesaid and person considering himself agreed. तो अगर कोई भी पर्सन है उसको लग रहा है कि वो अग्रीव्ड है by a decree or order from which an appeal is allowed by this court but from which no appeal has been preferred, मतलब कि थर्ड अंपायर का आप डिसीजन देखो. रिव्यू में क्रिकेट में भी इफ यू हैव सीन तो रिव्यू ऐसा होता है ना कि आप एक बार ले सकते हो रिव्यू ड्यूरिंग द मैच, दो बार ले सकते हो, तीन बार, मतलब सब टर्म्स एंड कंडीशंस आते हैं, राइट? Similarly, by a decree or order from which an appeal is allowed by the court, by the code or court, by this code, but from which no appeal has been preferred. मतलब अग्रीव कितने टाइप का हो सकता है, दैट हैज बीन गिवन कि भाई कोड बोल रहा है कि ठीक है अपील आप कर सकते हो बट आपने अभी तक अपील किया नहीं है, या तो आप ऐसे अग्रीव्ड हो जो बाय अ डिक्री और ऑर्डर फ्रॉम विच नो अपील इज अलाउड बाय दिस कोड, मतलब अपील ही अलाउड नहीं है, ठीक है? या तो बाय अ डिसीजन ऑन अ रेफरेंस फ्रॉम अ कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज, कि स्मॉल कॉजेज वाली जो कोर्ट है वो रेफरेंस दे रही है, लाइक दैट. नेक्स्ट वन इसकी कंडीशंस बताया, दैट कंडीशन प्रेसिडेंट फॉर ग्रांट ऑफ रिव्यू, कि रिव्यू देना है तो उसके पहले कुछ कंडीशंस है. व्हाट आर दोज? सो द कंडीशन टू इन्वोक सेक्शन 114 हैव बीन डेल्ट विद एन ऑर्डर
दैट इज़ 47 रूल 1 ऑफ CPC। दे आर मतलब वही जो हमने पीछे पढ़ा था कि डिस्कवरी ऑफ न्यू एंड इम्पॉर्टेंट मैटर्स और एविडेंस कुछ सामने आ रहा है, या फिर मिस्टेक्स और एरर अपीयर इन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड, एनी अदर सफिशिएंट रीजन। तो एविडेंस या नया मैटर सामने आया, सच एविडेंस वाज अवेलेबल फॉर अनडाउटेड कैरेक्टर्स, that the evidence was so material that its absence might cause a miscarriage of justice, that it could not be with reasonable care and diligence have been brought forward at the time of decree, something like that. The mistakes were apparent on the face of the record, तो इसमें क्या हो जाएगा कि the error must be one which is manifest on the face of the record and so clear that no court would permit such an error or mistake to remain on the record. So the mistake is not limited to mistake of fact, it may be of law. Any other sufficient reason, the phrase any other sufficient reason means a reason sufficient on grounds of at least analog to those specified in 1 and 2 above. So the next is 23A, and this one is revision under section 115 of the CPC के बारे में चीज़ें बतानी है। सो दिस इज़ दिस। तो एक हमको रिविजन देखना है विच इज़ अंडर सेक्शन 115। देन हमको देखना है डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग रिविजन एंड अपील के बीच में क्या डिस्टिंग्विश की मतलब क्या डिफरेंसेस है वो देखना है अपने को, ठीक है। नेक्स्ट इज यू आर नॉट हैप्पी विद द जजमेंट इशूड बाय द कोर्ट, सो द क्लाइंट हैज़ अप्रोच्ड द लॉयर टू फाइल एन एप्लीकेशन फॉर रिव्यू ऑफ द जजमेंट। ड्राफ्ट एन एप्लीकेशन फॉर रिव्यू ऑफ जजमेंट, एक जजमेंट दे दो। फिर एक कुछ है, इस पर भी आई थिंक आपको ड्राफ्ट ही करना है। देन देर इज अगेन अ ड्राफ्ट, then there is a distinguish again, so there is a lot of question. Okay, after 28 question there is this also, 2 more pages. Okay, I'll see if we can do it now. Let's see. So let's move forward to the next question, that is revision under section 115 of the Code of the Civil Procedure. Revision under section 115 of CPC applies to jurisdiction alone. So the irregular exercise or non-exercise of it or the illegal assumption of it, section 115 empowers the High Court to satisfy itself on 3 matters, ठीक है, which is that the order of the subordinate court is within its jurisdiction, that the case is one in which the court ought to exercise jurisdiction, that in exercising jurisdiction the court has not acted illegally, that is in breach of some provisions of the law or with material irregularity by the committing some error of procedure, this. So Supreme Court has observed in Major SS Khanna vs Dillon, FJ Dillon, that the exercise of jurisdiction under section 115 CPC is discretionary and that the court is not bound to interfere merely because the conditions in clause ABC of section 115 are satisfied. So the fact that another remedy is available to an aggrieved party by way of any appeal from the ultimate judgment or decree is one of the relevant consideration for refusing the exercise discretion under section 115 CPC. तो बेसिकली ये क्वेश्चन क्या है, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, दैट रिव्यू अंडर सेक्शन 115 ऑफ द कोड दैट इज ऑफ CPC, रिव्यू नहीं सॉरी रिविजन, ठीक है, इसके बारे में चीज़ें बतानी है। ओके तो एक सबसे बेसिक फंडा हमने पहले भी पढ़ा था कि जब आपको अपील अलाउड है, आप अपील कर सकते हो, तो आप रिवीजन के लिए क्यों ही मरोगे ना, मतलब दैट इज़ देयर वन थिंग दैट इज़ देयर कि अपील आपको बोल दिया है कि अपील कर लो, फिर आपको रिवीजन क्यों ही कराना है, अपील के तो पावर्स वाइड हो जाते हैं यार। सो लेट इट बी, लेट्स सी। सबसे पहले क्या बोला है, दैट रिविजन अंडर सेक्शन 115 ऑफ CPC अप्लाइज टू जुरिस्डिक्शन अलोन द इरेगुलर एक्सरसाइज, मतलब रिविजन में भी किसके बारे में बात की गई है, जुरिस्डिक्शन के, कि जुरिस्डिक्शन आपने इरेगुलरली एक्सरसाइज कर लिया है या नॉन एक्सरसाइज किया है, उसका इलीगल एजम्पशंस आपने कर लिए हैं, तो जुरिस्डिक्शन के बेस पे ये चीज़ें हैं। तो बोल रहा है दैट सेक्शन 115 एम्पावर करता है हाई कोर्ट को टू सेटिस्फाई इटसेल्फ ऑन 3 मैटर्स in case of revision, that the order of subordinate court is within its jurisdiction। जब आप रिविजन करो तो you have to ensure that कि subordinate court का जो order है वो within its jurisdiction है, that the case is one in which the court ought to exercise jurisdiction and कि court ought to exercise jurisdiction, and that in exercising jurisdiction the court has not acted illegally, that is in breach of some provisions of the law with material irregularity by committing some error of procedure in the course of the trial which is material in that have affected the ultimate decision।
तो बेसिकली इन दिस केस विच इज मेजर एस एस खन्ना वर्सेस एफ जे डिलन, दिस इज वेरी फेमस केस, जहाँ पे क्या बोला था, कौन से कोर्ट ने बेटा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था, दैट एक्सरसाइज ऑफ jurisdiction अंडर सेक्शन दिस is discretionary and that the court is not bound to interfere merely because the conditions in clause A, B and C of section 115 are satisfied. So the fact that another remedy is available to an aggrieved party by way of an appeal from the ultimate judgment or decree is one of the relevant factor for refusing the exercise discretion under 115 CPC. कि अपील दिया है ना, तो क्यों मर रहे हो फिर रिविजन के लिए, दैट काइंड ऑफ थिंग इज देयर. ठीक है. द नेक्स्ट वन इज डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग रिविजन एंड अपील. कि रिविजन एंड अपील के बीच में डिफरेंस क्या है. दैट्स ओके. हाउ मेनी, सो आई गॉट लाइक 13% left in my phone, so I'm just assuming right now we are on 30 minutes. I'm just assuming. I just want honestly कि मैं 28 के 28 क्वेश्चन जो है और 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो है एटलीस्ट 12 मिनट्स में कंप्लीट कर लूँ, so that I can charge my phone. Let's hope for the best. I mean, I'm not sure, but I just want it to be finished in this video itself. All right. So distinguish between revision and appeal. सिंपल बोला है कि रिवीजन जो आता है वो आपका 115 सीपीसी में आता है. अपील कभी भी आ सकना सेक्शन 96 से लेके 104 के बीच में आता है. रिवीजन लाइज ओनली टू हाई कोर्ट. के रिवीजन आप सारे कोर्ट के पास नहीं करा सकते हो, तो रिवीजन सिर्फ हाई कोर्ट के पास ही होती है. अपील लाइज टू सुपीरियर कोर्ट विच मे और मे नॉट बी हाई कोर्ट. एज आई सेड कि हाई कोर्ट के पास आप सेकंड अपील लेके जा रहे हो, तो ज़रूरी नहीं कि अपील आप हाई कोर्ट के पास ही लेके जा सकते हो, राइट. बट रिवीजन आप सिर्फ हाई कोर्ट के पास ही लेके जा सकते हो. रिवीजन लाइज अगेंस्ट दोज केसेज व्हेन नो अपील लाइज टू एनी सुपीरियर कोर्ट. कि रिवीजन में एज आई सेड अर्लियर ऑल्सो कि भाई अपील अवेलेबल है ना, तो क्यों मरने के लिए रिवीजन कराना है. आर यू गेटिंग माई वर्ड्स. So revision lies against those cases where no appeal lies to any superior court and appeal lies only from a decree and appealable orders. कि डिक्री है आपके पास, उस बेस पे आप अपील के लिए कर सकते हो ना. देखो अपील तो आप तभी करोगे ना जब एक जजमेंट मिल गया है. आई होप यू डन. 3 more thing is there. Now revisionary power are purely discretionary in nature and right to appeal is a substantive right. कि भाई अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है क्या राइट टू अपील. आई डोंट थिंक सो. नो, इट इज़ नॉट द कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज गिवन यू द राइट, दैट इज राइट टू अपील. इट इज़ द statute that is giving you right to appeal. So that is substantive law. Right to appeal is a substantive law. Revision can lie only on the ground of irregularity of the jurisdiction. Appeal lies on question of law and fact. I think that's there. Revision lies when an application is filed by either party or high court so moto invoke its jurisdiction. And appeal shall lie only when the memorandum of appeal is filed to the superior court by the parties. अपील क्या मतलब कैसे भी हो जाएगा क्या, एक्स्ट्रा जुरिस्डिक्शन ये वो नहीं. एक्सेस जुरिस्डिक्शन के केस पे क्या तो हाई कोर्ट सो मोटो भी वगैरह ले सकती है, चीज़ हाई कोर्ट के हाथ में है. बट अपील तो तभी होगा जब पार्टी बोल रही है अपील करना है. आई होप यू गेटिंग माई वर्ड्स. Alright, so we are on 12%. Let's see how does it work out. So the next question is, you are not happy with the judgment issued by the court. See, I'll give you an example. So I was not happy with the judgment issued by the court to me in my daddy's case. So the client has approached a lawyer to file an application for review. Client has approached a lawyer to file an application for review of the judgment. Draft an application for review of the judgment. But in our case, the appeal was allowed. So once the appeal was allowed, why should I go for review? That's the case there. तो ठीक है, इस केस में क्या होता है ना, यू आर नॉट हैप्पी विद द जजमेंट इशूड बाय द कोर्ट एंड यू वांट टू डू द रिव्यू. लेट्स से अपील इज नॉट अलाउड इन योर केस and you want to do review. So how you will do that? That's the like how you have to file an application for that has been given here. तो यहाँ पे सबसे पहले क्या बोला है देखना, एप्लीकेशन फॉर रिव्यू ऑफ अ जजमेंट अंडर ऑर्डर दिस 47 ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर. ठीक है. द अबव नेम्ड एप्लीकेंट मोस्ट रिस्पेक्टफुली शोविथ. द अबव नेम्ड एप्लीकेंट मोस्ट रिस्पेक्टफुली शोविथ. ठीक है. तो यहाँ पे आई एम सो डैम सॉरी. तो यहाँ पे कैसा है, अगेन सॉरी फॉर दैट. आई जस्ट होप अभी ना गिरे.
तो यहाँ पे ना एप्लीकेंट का नेम है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे एप्लीकेंट का नेम है, यहाँ पे ऑपोजिट पार्टी का नेम है, ए बी वर्सेस सी डी लेट्स से। सो एप्लीकेशन फॉर रिव्यू ऑफ अ जजमेंट, यहाँ पे आप ऐसे ही लिखोगे एप्लीकेंट, यहाँ पे ऑपोजिट पार्टी, यहाँ पे नेम जाएंगे, यहाँ पे वर्सेस डाल देना। एप्लीकेशन फॉर रिव्यू ऑफ अ जजमेंट अंडर ऑर्डर 47 रूल 1 ऑफ कोड ऑफ diseases. So the above named applicant most respectfully showeth that the opposite party herein instituted a suit against the applicant herein defendant before this court and obtained a judgment and decree in his favor on this date, that no appeal is। तो सबसे पहले क्या बोला है, that the opposite party herein instituted a suit against the applicant herein defendant before। तो बेसिकली कैसा होगा ना, इस केस में मैं बताती हूँ। तो लेट्स से माय डैड फादर हैज़ फाइल्ड अ केस, ओके, एंड डिपेंडेंट माय फादर्स ब्रदर वाज देयर, हु वाज डिपेंडेंट। सो नाउ क्या हुआ कि कोई ऑर्डर पास हुआ जो डिफेंडेंट को अच्छा नहीं लगा, जो उनको अच्छा नहीं लगा, उनके फेवर में नहीं आया, या ज़रूरी नहीं कि हमारे फेवर में आया, बट उनके तो बिल्कुल भी फेवर में आया, लाइक दैट। सो द ऑपोजिट पे तो वो डिफेंडेंट ये बताने की कोशिश कर रहा है, लाइक माई फादर्स ब्रदर, दैट ऑपोजिट पार्टी माई डैड हियर इन इंस्टीट्यूट सूड अगेंस्ट द एप्लीकांट हियर इन डिफेंडेंट बिफोर दिस, मतलब अभी एप्लीकांट है बट पहले डिफेंडेंट था, एंड ऑब्टेन द जजमेंट ऑन दिस डेट इन हिज फेवर ऑन दिस डेट। So there is no appeal is allowed against the said judgment decree by law. So यहाँ पे क्या बोला देखना, that the opposite party herein instituted suit, this हो गया, that no appeal is allowed against the said judgment decree by law and no appeal has been preferred against the said decree, that the applicant herein जो defendant था पहले are aggrieved with the said decree and pray for the review on the following grounds, that the defendant has discovered a new and important evidence in the matter which is imperative to be brought on the record, that there are some mistakes or error appearing in the face of the record, any other sufficient reason if the present application is not allowed, great harm and injury will cause to the applicant. It is therefore prayed that the honorable court may pleased to set aside the judgment, rehear the suit and pass judgment accordingly, and such further orders as the honorable court may deem fit. So this had came in 2070 for 8 marks, such a big deal. इसमें ये तो मेरे को सिर्फ मेरा ही केस है, मतलब इसमें कुछ है नहीं, मतलब इसमें मुझे क्या देखना है, यू आर नॉट हैप्पी, ये मेरे लाइक माय फादर्स ब्रदर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूँ तो ही इज़ नॉट हैप्पी विद द जजमेंट इशूड बाय द कोर्ट, एंड द क्लाइंट हैज़ अप्रोच द लॉयर, उन्होंने एक लॉयर को अप्रोच किया टू फाइल एन एप्लीकेशन फॉर रिव्यू ऑफ द जजमेंट। तो अपने को एप्लीकेशन कैसे करना है रिव्यू के लिए, वो फाइल करना है। तो सबसे पहले इन द कोर्ट ऑफ हाई कोर्ट, इन द हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली एट द न्यू दिल्ली, दिस ये आ गया एप्लीकेंट वर्सेस ऑपोजिट पार्टी इस केस के हिसाब से, एप्लीकेशन फॉर रिव्यू ऑफ अ जजमेंट डिजीज। तो अब वो क्या बोल रहा है मेरा फादर ब्रदर्स, ही सेइंग दैट ऑपोजिट पार्टी हियर इन माय डैडी, सो ही हैड फाइल्ड अ सूट, मतलब मेरे डैड ने फाइल किया था सूट अगेंस्ट द एप्लीकेंट, जो कि पहले डिपेंडेंट था, तो बिफोर दिस कोर्ट एंड ऑब्टेन्ड अ जजमेंट एंड डिक्री इन हिज फेवर ऑन दिस डेट, ठीक है। और अब मैं क्या है कि अब इस बेस पे ना मैं अपील फाइल नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, और मैंने कोई अपील प्रेफर भी नहीं किया है अगेंस्ट द सेड डिग्री। फिर द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट द एप्लीकेंट हियर इन डिफेंडेंट जो है पहले आर अग्री विद द सेड डिग्री एंड प्रे फॉर द रिव्यू ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड, कि मेरे को तो अभी कैसा हुआ ना, आई टेल यू वॉट, तो ना एज आई सेड कि देर इज़ अ बाउंड्री दैट हैज़ बीन मेड बिफोर जस्ट बिफोर माई हाउस, so that I can't enter in it there now. So the thing is that the boundary on which like tiles that they have made, that is of government tiles. So one thing is there to be noted, that once government tiles is there, like bichhaufied, you cannot alter it, like you cannot make any boundaries on the tiles that has been made by the government. तो अब ये इसको एक एविडेंस क्या मिल गया कि ये जो टाइल्स है ये गवर्नमेंट का नहीं है, तो मेरा ही है। दैट द डिफेंडेंट हैज़ डिस्कवर्ड न्यू एंड इंपॉर्टेंट एविडेंस इन द मैटर विच इज इम्पेरेटिव टू बी ब्रॉट ऑन रिकॉर्ड, मतलब कुछ भी झूठा ही ऑफकोर्स होगा उनका, तो बट ठीक है। दैट देयर आर सम मिस्टेक्स और एरर पे इन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड, की फेस ऑफ द रिकॉर्ड पे ये लिखा है विच इज़ अ मिस्टेक, कोई भी अदर सफिशिएंट रीज़न हो, इफ़ द प्रेजेंट एप्लीकेशन इज़ नॉट अलाउड, तो मेरे को बहुत ज़्यादा हार्म हो जाएगा, एंड इट इज़ देयरफॉर आई एम प्रेइंग टू द हॉनरेबल कोर्ट प्लीज़ टू सेट असाइड द, आपकी सेट असाइड कर दो जजमेंट को, आप रीहियर करो सूट को, अकॉर्डिंग आप जजमेंट पास करो, या सच फर्दर ऑर्डर जो भी हाई कोर्ट आपको अच्छा लगे, ठीक है। दैट इज़ देयर नाउ 26, आई जस्ट क्विकली चेक हाउ मेनी परसेंट इज
9%। चलो देखते हैं। आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग। ठीक है। नाउ इन अ पेंडिंग सूट डिफेंडेंट फाइल रिटर्न स्टेटमेंट इन अ पेंडिंग सूट। पेंडिंग है अभी, ठीक है, मेरा जो सूट है ना वो भी पेंडिंग है, ठीक है। इन अ पेंडिंग सूट डिफेंडेंट फाइल रिटर्न स्टेटमेंट डिनाइंग प्लेंटिफ क्लेम, मतलब कि सूट जो है वो पेंडिंग है। डिफेंडेंट दैट इज माई फादर्स ब्रदर, उसने फाइल किया रिटर्न स्टेटमेंट डिनाई करने के लिए, डिनाइंग की प्लांटिव्स का जो क्लेम है फॉर द राइट ऑफ रिकवरी ऑफ बिल्डिंग। सो इन दिस प्रोसेस ही filed list of 5 witnesses before the honorable court, 3 of whom were employees of City Development Authority. Court summoned 3 defense witnesses out of list of 5 witnesses filed by the defendant and closed the evidence stage. Court passed a cryptic and unreasoned order with a view to cure this defect in trial of the suit and to prevent the miscarriage of justice. Defendant decided to file revision petition. So draft a suitable revision petition taking into account the above fact and assume data wherever required. फर्स्ट ऑफ ऑल कि डिपेंडेंट हर केस में गलत हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। सो और मतलब क्या ही बोलूँ, अभी दिस इज़ वेरी ट्रिकी। तो सबसे पहले हमारा जो केस है वो भी पेंडिंग है, एज आई सेड। डिफेंडेंट जो मेरा फादर्स ब्रदर है उसने फाइल किया रिटर्न स्टेटमेंट डिनाइंग कि मेरे पापा ने जो भी क्लेम किया था है, तो ही इज़ डिनाइंग एवरीथिंग कि नहीं नहीं ऐसी तो कोई बाउंड्री मैंने बनाई ही नहीं है, या तो बनाई है तो मैंने मेरे जगह पे बनाई है। सो इज यू नो लाइक डिनाइंग एवरी क्लेम ऑफ द प्लेंटिफ फॉर राइट ऑफ रिकवरी ऑफ बिल्डिंग। तो माई डैड इज़ लाइक कि राइट ऑफ रिकवरी ऑफ दैट बाउंड्री, सो दैट राइट ऑफ रिलीज ऑफ दैट बाउंड्री, सो दैट वी कैन गो टू आवर हाउस एंड फॉर दैट। तो ये राइट ऑफ रिकवरी ऑफ बिल्डिंग तो सेम ही हो गया। इन दिस प्रोसेस द ही फाइल लिस्ट ऑफ 5 विटनेस बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट। तो जो डिफेंडेंट है वो 5 विटनेसेस लेके आता है कोर्ट के पास, 3 of whom were employees of City Development Authority. Court summoned 3 defense witnesses out of the list of 5 witnesses filed by the defendant and closed the evidence stage. कि 5 में से 3 को समन किया और एविडेंस स्टेज ही क्लोज कर दिया। कोर्ट पास द क्रिप्टिक एंड unreasoned order with a view to cure this defect in a trial of the suit and to prevent the miscarriage of justice. Defendant decide to file revision petition, ठीक है। सो ड्राफ्ट अ सुटेबल रिविजन पिटिशन टेकिंग इनटू अकाउंट द अबव फैक्ट्स एंड अज्यूम डेटा वेरेवर रिक्वायर्ड, ठीक है। हाउ मेनी परसेंट am I left with? I think it should be 7. Let's see, it's 8. That's cool. यहाँ पे आ गया इन द हाई कोर्ट ऑफ न्यू दिल्ली एट न्यू दिल्ली सिविल appellate jurisdiction civil revision of number this in the matter of, so here you will see ABC versus XYZ, ठीक है। plaintiff versus defendant, petitioner versus respondent, as you may say that। ठीक है। सो नाउ यहाँ पे चीज़ें बताइए, कुछ 10 पॉइंट्स है दैट विल हैव टू बी कंसिडरिंग। वंस दैट इज डन देन वी कैन conclude this answer। Here you go। Civil revision against the order dated 3rd February 2020 passed by the learned civil judge Saket in the this. So may it please the Honorable Chief Justice, High Court of Delhi and companion judges, his companion judges, the petitioner most respectfully showeth that the petitioner named above has filed a suit against the respondent for the recovery of possession of a house more fully described in the Schedule 1। कि पिटिशनर जो है उस नेम्ड अबव हैज़ फाइल्ड अ सूट अगेंस्ट द रिस्पोंडेंट कि सो आई टेल, मतलब डोंट टेक इट दैट वे, बट माय फादर्स नेम इज़ रमेश चंद्र एंड हिज ब्रदर्स नेम इज़ सुरेश चंद्र, सो आई टेक इट दैट वे। सो पिटिशनर जो है वो मिस्टर रमेश है, ठीक है, एंड द रिस्पोंडेंट जो है मिस्टर सुरेश है। तो पिटिशनर नेम्ड अबव हैज़ फाइल्ड, मेरे डैड ने लाइक रमेश हैड फाइल्ड अ सूट अगेंस्ट द रिस्पोंडेंट अगेंस्ट रमेश हैड फाइल्ड अ सूट अगेंस्ट सुरेश फॉर द रिकवरी ऑफ पोजीशन ऑफ अ हाउस मोर फुली डिस्क्राइब्ड इन Schedule 1 प्रॉपर्टी के बारे में। नाउ द कॉपी ऑफ द प्लेंटे, यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। ओके, द कॉपी ऑफ प्लेन फाइल्ड बिफोर द सिविल जज इज annexed again।
The copy of the plain filed before the civil judge is annexed as in Annexure 1. The suit is pending in the High Court. The suit is pending in the civil judge Saket. The next date of hearing is 20th March 2020. Okay. So next date of hearing बता दिए कि next date of hearing is this. That on being summoned, the respondent herein and a defendant the suit appeared before the court below and filed his written statement wherein denied the plaintiff title set up in the suit property, that the trial court framed issues on 1st January 2020 and directed the petitioner to produce evidence upon the petitioner promptly furnished to the court below a list of witness, making request that the witness be summoned by the court. Copy of the witness annexed under this. That on previous date of hearing, 3rd of February 2020, two witnesses of the petitioner has appeared. Their statements are recorded. However, the learned proceeding produced by the petitioner plaintiff is own without seeking the assistance of the court. That the order was passed despite a request by the petitioner. At least those witnesses named the list who are the state employees should be summoned by the court as they are required to produce proof some official records. However, the learned trial court by other impugned is the revision clause. ठीक है, मतलब 5 में से उन्होंने 3 को बुलाया ना, एज आई सेड 2 को नहीं बुलाया. That is, then next is that the impugned order has caused great prejudice to petitioner and if the same is allowed to stand, the petitioner suit is bound to fail. That the trial court has unjustifiably denied assistance of the court, the petitioner plaintiff, to secure the attendance of his witness. The interest of justice demand that he is provided with all legal assistance in this regard. Then the next is that this court has jurisdiction to admit, entertain and adjudicate to present provision petition. That this petition is not barred by limitation also. So these are the details that has been provided. So the next one, it says the fact and circumstances discussed about the petitioner prays that honorable court be pleased to question set aside the order dated this, direct the court below to provide assistance for summoning and such further orders as honorable court को ठीक लगे. I'll just quickly check how many percent is there left and accordingly I'll decide if I can revise this. 7%. I'm going very neck to neck, but I think I should revise you for this one. So let's move forward with the questions once again. What was the question for this? So this was the question, that is, इन अ पेंडिंग सूट डिफेंडेंट फाइल्ड रिटन स्टेटमेंट, मतलब कि पेंडिंग सूट था और मैं सुरेश ने रिटन स्टेटमेंट फाइल किया डिनाइंग दैट कि जो भी मेरे डैड ने क्लेम किया था कि इसने ये किया है, उसने सारे क्लेम्स को उसने डिनाई कर दिया. इन दिस प्रोसेस उसने फाइल किया लिस्ट ऑफ 5 विटनेसेस बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट, 3 ऑफ whom वर एम्प्लॉयज़ ऑफ सिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑल्सो. कोर्ट ने समन किया कोर्ट ने समन किया 3 डिफेंस विटनेस को आउट ऑफ द लिस्ट ऑफ 5 विटनेस. ठीक है, फाइल बाय द डिफेंडेंट एंड क्लोज द एविडेंस वहाँ पे क्लोज कर दिया. कोर्ट पास द क्रिप्टिक एंड अनरिजन्ड ऑर्डर विद अ व्यू टू क्योर दिस डिफेक्ट इन ट्रायल ऑफ द सूट एंड टू प्रिवेंट द मिसकैरेज ऑफ जस्टिस. डिफेंडेंट डिसाइडेड टू फाइल द रिविजन पिटिशन. तो बेसिकली इसमें क्या हुआ ना कि हमारा सूट पेंडिंग है, मेरे डैड ने कुछ चीज़ें फाइल की, उसने रिटन स्टेटमेंट फाइल किया डिनाइंग एवरी क्लेम दैट द माई डैड हैज़ मेड. ठीक है ना, उसने अपने 5 एविडेंस लाए जिसमें कोर्ट ने सिर्फ 3 को ही समन किया, 2 को नहीं किया. तो उसको लगा कि भाई ये जो कोर्ट ने जो जजमेंट पास किया है ना, ये बहुत ही क्रिप्टिक एंड अनरीजन्ड ऑर्डर है. सो with the view to cure this defect in trial of the suit and to prevent the miscarriage of justice, defendant like Suresh decided to file revision petition, draft a suitable revision petition. So there is nothing but a revision petition. Okay, so in the High Court of Delhi at New Delhi, civil appellate jurisdiction, this is petition, this is respondent. Okay, तो अब यही हो गया कि कैसे करना है, यू नो, लाइक कि ये कैसे होगा रिविजन. आई होप दिस विजिबल. ओके,
I hope this is visible. Civil revision against the order dated this passed by the learned council. तो बेसिकली माय जो लाइक सुरेश जो है वो डिपेंडेंट है था पहले और अब वो रिवीजन के लिए मांग कर रहा है. तो वो बोल रहा है मेड प्लीज द ऑनरेबल चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली एंड कंपेनियन जजेस द पिटिशनर मोस्ट रिस्पेक्टफुली शो विद that the petitioner named above has filed a suit against the respondent for the recovery of possession of house more fully described. कि petitioner जो है उसने फाइल किया था सूट अगेंस्ट द रिस्पोंडेंट ऑन दिस डेट और जो कि प्रॉपर्टी जो है शेड्यूल 1 में डिस्क्राइब्ड है. दैट द कॉपी ऑफ प्लेन फाइल्ड बिफोर द सिविल जज इज annexed as annexure 1. The file is the suit is pending in the court of civil judge and next hearing ये डेट की है. रिविजन में एज आई सेड सूट जो है वो पेंडिंग ही होना चाहिए. दैट ऑन बीइंग समन्ड द रिस्पोंडेंट हियरिन एंड द डिफेंडेंट जो रिस्पोंडेंट था हियरिन वो डिफेंडेंट है. द सूट अपीयर्ड बिफोर द कोर्ट बिलो द filed his written statement wherein he denied the plaintiff's title set up in the suit property. That the trial court framed issues on 1st January 2020 and directed to petitioner plaintiff to produce evidence upon which the petitioner promptly वो अपनी गाथा बता रहा है और कुछ नहीं कर रहा, अपनी चीज़ें बता रहा है, मेरे साथ ये हुआ. Then on previous date of hearing, 2 witnesses of the petition had appeared and the statements were recorded. However, the learned counsel, his own without seeking the assistance of the court. That the order was passed despite a request by the petitioner that at least those witnesses named in the list who are state employees should be summoned by the court and they are required to produce and prove some official records. However, the learned trial court by the order impugned in this revision closed the evidence of the petition. Thus, the impugned order was caused great prejudice to the petitioner, that the trial court has unjustifiably denied assistance of the court, that the court has jurisdiction to admit, entertain and adjudicate the revision thing, and petitioner जो है वो limitations of the bar नहीं है वहाँ पे. ठीक है. Then next is उसमें कि फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस डिस्कस अबाउट द पिटिशन प्रेज द ऑनरेबल कोर्ट की क्वेश कर दो, सेट असाइड कर दो ये ऑर्डर को जो आपने इस डेट पे दिया है और डायरेक्ट द कोर्ट बिलो द प्रोवाइड असिस्टेंस ऑफ दिस कोर्ट फॉर समनिंग द प्लेंटिफ दिस सच फर्दर ऑर्डर्स एज द ऑनरेबल कोर्ट में डीम फिट. Okay, how many percent am I left with? I'll just quickly check. It's 5%. I hope this works. I'm not sure, honestly. ठीक है, देखते हैं. I mean, what do I do? 5% is remaining and we have to do approximately 4 or 5 questions more. So 28 is here only and remaining is जो important question करके आता है. So let's see if this works out. 27th में क्या बोला है? I'll just have a cup of water, like glass of water. Okay. So 27th में क्या बोला है? In a pending suit for recovery of possession of house, the defendant filed return statement. अरे यार ये तो सेम मेरा ही केस चल रहा है बार बार, देख ही लेते. तो बेसिकली देखना, इन अ पेंडिंग सूट फॉर रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ बाउंड्री, यहाँ पे हाउस के बाउंड्री लेते हैं. डिपेंडेंट फाइल रिटर्न स्टेटमेंट डिनाइंग प्लेंटिफ की हमने अभी किया क्या? वही है? नहीं, ये क्या है फिर? रिविजन ही है. इन अ पेंडिंग सूट फॉर मतलब वही अगेन सुरेश ने ना रिटर्न स्टेटमेंट दिया और डिनाइंग प्लेंटिफ्स राइट ऑफ रिकवरी, मतलब सारे क्लेम्स को डिनाई कर दिया. अ लिस्ट ऑफ 4 विटनेस टू ऑफ होम वर एम्प्लॉय ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वॉज ऑल्सो फाइल्ड. तो उसने 4 विटनेस दिए थे. 2 of whom were employees of municipal corporation was also filed. It was approved by the court. Summons to 2 defense witness were issued by the court. They were duly examined, but the court is a cryptic and unreasoned order refused to summon remaining DWs defense witness with public record in defense of the defendant and close the evidence stage. Such draft specimen revision petition to cure this डिफेक्ट इन ट्रायल ऑफ दिस आई थिंक सेम ही जाएगा यार, मतलब कुछ अलग सा है नहीं इसमें.
दिस हैड केम फॉर लाइक 8 मार्क्स इन 2016. लास्ट वाला भी 8 मार्क्स के लिए आया था, तो वेरी वेरी मच पॉसिबिलिटी कि आपको भी आ जाए 6 मार्क के लिए. ठीक है, आई जस्ट थिंक सेम ही आएगा क्योंकि रिविजन ही करने बोला है. लेट्स अंडरस्टैंड. अगेन वही पिटिशनर वर्सेस रिस्पोंडेंट वाला सीन. तो यहाँ पे क्या दिया है, सिविल रिविजन अगेंस्ट द ऑर्डर डेटेड दिस पास बाय द लर्न सब जज फर्स्ट क्लास इन द सूट एंटाइटल दिस. So may it please the Honorable Chief Justice of his and his companion justices, the petitioner most respectfully showeth what? That the petitioner named above has filed a suit against the respondent for the recovery of possession of house, जो कि मोर फुली डिस्क्राइब्ड है स्केड्यूल 1 में. सूट इज पेंडिंग इन द कोर्ट ऑफ सब जज फर्स्ट क्लास एंड द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग इज दिस. That on being summoned, the defendant appeared before the court. और उसने रिटर्न स्टेटमेंट फाइल किया डिनाइंग जो भी प्लेंटिफ ने बोला था, पिटिशनर ने बोला था. सॉरी फॉर दिस मिस आई मीन, आई होप दिस इज वर्किंग नाउ. ठीक है, यहाँ तक हो गया. मतलब अपनी राम गाथा बता रहा है कि पिटिशनर ने ये फाइल किया था, ये नेक्स्ट हियरिंग की डेट मेरी ये है, मतलब कोर्ट का जो केस है वो पेंडिंग है. और समन सिर्फ 2 ही विटनेस को किया था जबकि मैंने 4 विटनेस दिए थे. और जो 2 थे वो तो भाई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के एम्प्लॉयज़ थे. तो फिर बोला उसने ट्रायल कोर्ट ने फ्रेम किया इशूज़ ऑन दिस एंड समन डिफेंस विटनेसेस दैट ऑन अ प्रीवियस डेट ऑफ हियरिंग दैट इज़ 2016. A defense witness duly examined. However, the learned petition officer of the court below in a cryptic or unreasoned था that on the next day hearing the learned trial court by the impugned in this revision close the evidence stage. उसने evidence मतलब वही जो दिया है वही राम कथा सुनाई है, evidence stage ही close कर दिया. that the impugned order has caused great prejudice to the petitioner. This is just prayer ये है कि भाई आप क्वेश कर दो, सेटिसाइड कर दो ऑर्डर रिविजन को, डायरेक्ट करो कोर्ट बिलो को टू प्रोवाइड असिस्टेंस ऑफ द कोर्ट फॉर समन जो रिमेनिंग प्लेंटिफ है उनको सच फर्दर ऑर्डर्स एज द ऑनरेबल कोर्ट में डीम फिट एंड प्रॉपर, जैसा ऑनरेबल कोर्ट को ठीक लगे. ठीक है, प्लीज़ डेट थ्रू. यहाँ पे आपका एडवोकेट का डिटेल्स आ गया. यहाँ पे आपका एफिडेविट भी जाएगा. ये एफिडेविट पहले वाले सीन में गया था क्या? गया था. एफिडेविट जाएगा इसमें. ठीक है, हाउ मेनी परसेंट एम आई लेफ्ट विथ? 3%. 3%. कैन आई जस्ट डू वन थिंग, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ाने की कोशिश करूँ अभी, देखते कितना क्वेश्चन बाकी है. मतलब सिर्फ इतना पेजेस है, आई थिंक हो जाना चाहिए. लेट्स सी. एक तो ये क्वेश्चन डिस्टिंग्विश बिटवीन द अपील एंड रिव्यू जो हमने पहले भी किया था, उसमें डिस्टिंग्विश क्या है. तो अपील लाइज टू सुपीरियर कोर्ट वाइल अ रिव्यू लाइज टू द सेम कोर्ट. एज वी आर ऑलरेडी नोन कि अपील अपन सुपीरियर कोर्ट को करते हैं कि हाई कोर्ट से लड़ाई हो गई, नहीं समझा हाई कोर्ट, अपन सुप्रीम कोर्ट के पास चले गए. रिव्यू अपन सेम कोर्ट के पास करवाते हैं. रिव्यू हर्ड बाय द सेम जज वाइल अपील इज हर्ड बाय अ डिफरेंट जज. ठीक है, सेम ही मतलब है, घुमा फिरा के बोला है. ग्राउंड जो अपील जो है वो वाइडर है एज आई सेड, और जो रिव्यू है उसका नैरोअर है. अ सेकेंड अपील लाइज हावेवर सेकेंड रिव्यू डज नॉट लाई. अब इन्हों सेकेंड अपील कर सकते हो, ऐसा ही साइड की सेकेंड अपील आपका हाई कोर्ट को जाता है, बट सेकेंड रिव्यू नहीं कर सकते हो आप. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन. काजी जुडिशियल बॉडीज कमेंट ऑन द 3 टायर कंज्यूमर रिड्रेसल फोरम. 3 टायर कंज्यूमर रिड्रेसल फोरम क्या होता है? तो द डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन. सो इफ़ यू आर अवेयर वी हैड स्टडी दिस अपने पहले वाले चैप्टर में ही ऑफकोर्स, कि डील्स विद कंज्यूमर डिस्प्यूट इन्वॉल्विंग ₹1 करोड़. यहाँ पे 1 करोड़ टू 10 करोड़, यहाँ पे 10 करोड़ के ऊपर होगा. दिस वैल्यू अपने ही स्कैनर में पीछे कुछ और दिया था. आई डबल चेक फॉर यू दैट. जुरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट. कमेंट एल्यूसिडेट टाइप ऑफ जुरिसडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट. एल्यूसिडेट टाइप्स ऑफ जुरिसडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट. ठीक है, तो ओरिजिनल जुडिशियल jurisdiction means the competency of the court to admit, entertain and try civil suits. So jurisdiction can be classified as follow. jurisdiction original jurisdiction होता है एक तो, ठीक है. एक pecuniary होता है on the basis of value of, for example Delhi High Court can try cases for value of like 2 crores and above. 2 करोड़ के ऊपर का मैटर तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के, दिल्ली का जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसको दे दो. सो पिक्यूनरी भी होता है, जुरिसडिक्शन के बेस पे भी होता है. ठीक है. नेक्स्ट इज की एपेलेट जुरिसडिक्शन. So a court hears appeal against the decision on decrees passed by the subordinate court. Appellate jurisdiction.
extraordinary jurisdiction, Supreme Court and High Court exercise and power to decide writ petition.